देखो भाई, हम डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत सारी क्रिएटिव चीजों की वजह से परेशान रहते हैं यार, ऐसा क्यों नहीं हुआ वैसा क्यों नहीं हुआ। तो अब आपके पास मौका है, मैं ये मौका मुझे दिखा तो सोचा भाई आपकी भी भलाई थोड़ी सी कर दी जाए। डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक नई जॉब ओपन करी है, इसमें आप जाके आवेदन भर सकते हो। ये क्या है, राइटर एंड प्रोड्यूसर बनने का मौका है। तो अगर आप में से किसी के पास है फ्री टाइम, कोई जरा अपने टाइम निकाल के डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए जॉब करना चाहता है, तो यहाँ पे जाके वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है और जो भी आपकी मन की इच्छा है फिर वो आप कर सकते हो, क्योंकि फिर आप हो गए डब्ल्यूडब्ल्यू में राइटर या फिर प्रोड्यूसर। और वेलकम है आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 532 में। और सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो देखो, रिसेंट अभी जो डेज गए हैं उसमें हमने ब्रॉक लेसनर के बारे में बहुत सारी बातें सुनी है कि भाई इस तरीके से चीज़ हो सकती है, ये प्लान है, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बातें शुरू हो चुकी हैं, फिर कन्फ्लिक्टिंग सारी चीज़ें आई। बट फिर भी मैंने आपको बताया है कि भाई जब डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पे इसको मेंशन कर रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कहानी तो है। अब देखो, ये आपकी कोई एक्सपेक्टेशन या उम्मीदें बढ़ाने वाला काम नहीं कर रहा मैं, तो पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ बड़ा बड़ा सा कि भाई इसको इस तरीके से लेना। बट क्राउन जूल वो शो है जहां पे पॉसिबली ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है। सिंपल सा रीजन है इसके पीछे। अगर आप पास्ट के क्राउन जूल के सऊदी अरब के शोज उठा के देखोगे तो वहां पर वो पुराने वाले बड़े बड़े नामों को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शो पर आए। और अगर हम थोड़ी सी टाइमिंग कंसिडर करें, जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर को रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे बात उनके बारे में टीवी पर भी बैक से हमने चीजें सुनी है, तो शायद हो सकता है कि क्राउन जूल वो शो जहां पे ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रॉयल रंबल में एक सरप्राइज एंट्रेंट वो हो सकते हैं, ब्रॉक लेसनर के रिटर्न वो करने का एक बेस्ट तरीका होगा, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब मैं ये परसेंटेज में भी नहीं बता रहा कि इतना होने का चांस है फिर ऐसा है, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है क्राउन जूल के शो पर। तो अगर हो जाता तो फिर बढ़िया है, नहीं भी होता तो मेरे को लगता है भाई रेसलमेनिया के सीजन तक तो फिर आना ही है ब्रॉक लेसनर को, जो बात हमने सुनी है उस हिसाब से। क्योंकि अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा तो लगेगा भाई ये क्या ही किया यार डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने, क्योंकि डायरेक्शन तो उसी तरफ लग रही है। और एक रिमाइंडर आपको दे देता हूं, ब्रायन डैनियल ब्रायन की स्टोरी आपको पता है AEW में कैसी चली है। वो उनका फुल टाइम इन रिंग करियर भी खत्म हो चुका है, क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आ रहे हैं। उनके ऊपर सुपरस्टार स्पॉटलाइट का एपिसोड आ चुका है ऑन स्पॉटिफाई, तो लिंक आपको पहला ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ डैनियल ब्रायन के बारे में वहां पर है। एंड यस, उस एंगल की भी बात करिए जो वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है। अगली चीज के बारे में बात करते हैं और यह है कैरियन क्रॉस। भाई दो ऐसी बातें बताऊंगा ना आपको, आप भी सोचोगे भाई पागल वागल होते हैं क्या सुपरस्टार। सबसे पहला तो कैरियन क्रॉस ने एक इंटरव्यू में क्रिस वैन व्लीट के साथ आके ये बोला कि जो रेसलमेनिया 40 में आपको पता ही है ये बॉबी लैशली की टीम और कैरियन क्रॉस की टीम का मैच हुआ था। बॉबी लैशली ने लिटरली जाके कैरियन क्रॉस को ये बोला कि भाई सच में लड़ाई कर लेते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि हम एक दूसरे को सही में ऐसे लड़ जाएंगे ना एक दूसरे से, तो फिर हम इस चीज को और बढ़िया अपने मैच में रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। लेकिन कैरियन क्रॉस ने सीधा पूछा, भाई एक बात बता, अगर हम लड़ गए तो ये बता हमको अगर कोई रोक नहीं पाया हम लड़ते रहे। तो बॉबी लैशली कहता है यार इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा कैरियन क्रॉस बताते। तो ये बड़ा फनी इंसिडेंट था रेसलमेनिया के मैच से पहले। फिर उन्होंने ये भी सोचा है डब्ल्यूडब्ल्यू एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, फिर यहाँ पे क्या ही भसड़ करनी है। और दूसरी चीज, कैरियन क्रॉस ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक वीडियो पोस्ट करी है। भाई हम कभी कभी सोचते हैं ना डब्ल्यूडब्ल्यू को यार ये तो दिखाने के लिए ये है, किसी को किसी ने लॉक में डाला है तो क्या ही वो इतना जोर का लग रहा है, या उतना जो क्या है इतना जो जोर है वो नहीं लगाया जा रहा। लेकिन यहाँ पे 3 बेसबॉल बैट लेके आते हैं कैरियन क्रॉस, उन्होंने लॉक में डाल के वो तीनों बैट्स को तोड़ दिया, लिटरली तोड़ दिया उन्होंने। तो इससे पता चलता है भाई वो जो डब्ल्यूडब्ल्यू के लॉक सबमिशन मूव है, कई बार हम उनको हल्के में ये सोच के ज्यादा ले लेते हैं कि यार ये तो स्क्रिप्टेड ही है ना, तो क्या ये सही में वैसे थोड़ी दिखा रहे हैं, बस हम उसको स्टोरी की वजह से पसंद करते हैं। लेकिन लिटरली वो तोड़ फोड़ भी देते हैं, इसलिए सबमिशन मूव डब्ल्यूडब्ल्यू में आया भी है। पहले थोड़ा सा ये कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहता था कि यार ये तो कॉम्बैट स्पोर्ट UFC का या MMA का है, इसको यहाँ को लेके आ रहे हैं। लेकिन इससे पता चल रहा है भाई कैरियन क्रॉस के अंदर जान तो है तगड़ी वाली। दिमाग का दही अभी इस बात को लेके सबका हो रहा है कि नेटफ्लिक्स पर जब मंडे नाइट रॉ आएगी तो उसकी टाइमिंग कितनी होने वाली है। तो अभी ये मैं आपको बता सकता हूँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद भी डिसाइड नहीं किया, अभी उनकी भी खुद मीटिंग्स चल रही है कि मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पर कितने टाइम की होनी चाहिए। अब मुझे लगता है ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये 2 घंटे का शो नहीं होगा, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से 2 घंटे का रॉ होने की वजह से बहुत ही फास्ट पेस पर उसको भगाना पड़ता है, वो एक कंफर्ट होकर भी डब्ल्यूडब्ल्यू के लोग खुद नहीं बुक कर पा रहे और हमको देखने में लगता है कितना एक के बाद एक सब कुछ हो रहा है। और मंडे नाइट रॉ में क्योंकि सुपरस्टार ज्यादा हैं तो चांसेस 3 घंटे के होने के ज्यादा हैं, लेकिन अब तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। और इसके पीछे बड़ा रीजन ये भी है कि जब टीवी पे शो आता था तो ऐसे होता है कि 10 से 12 कोई शो आया तो 12 के बाद फिर दूसरे शो की टाइमिंग है। अभी तो नेटफ्लिक्स है तो OTT वाला प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर तो किसी का कोई स्लॉट है नहीं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास पूरी फ्रीडम भी है। और ये तो मैंने आपको बताया भी था कि जरूरी नहीं कि अगर 3 घंटे का शो है तो वो 3 घंटे का ही चलेगा, कभी ऐसा भी हो सकता है 3 घंटा 15 मिनट, कभी ऐसा भी हो सकता है 2 घंटा 45 मिनट। तो ये अब इंटरेस्टिंग रहेगा फिर नेटफ्लिक्स पर जब मंडे नाइट रॉ आ जाए, क्योंकि अब तक तो हम टाइमिंग के हिसाब से चलते थे भाई, 4 मिनट रह गए, इसको मतलब अभी कुछ होने वाला है। तो वो फैक्टर मंडे नाइट रॉ से आप कह सकते हो नेटफ्लिक्स पे आने के बाद जाने वाला, कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि लास्ट के इतने मिनट बचे हैं तो अब इतना कुछ अभी और होना बाकी है। चलो 2025 में आपको फिर एक और शो
शो दिखेगा जो कि WWE ऑस्ट्रेलिया पर्थ में जाने वाली है और ये होगा सेकंड हाफ में 2025 के। अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है भाई वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है WWE के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शोज करने के लिए, इस वजह से 2025 के बाद मतलब 2025 के आखिरी के 6 महीने में आप मान सकते हो कि एक और शो होगा। पहले तो एलिमिनेशन चेंबर हुआ था, अब इस बार उसके मतलब लास्ट के 6 महीने में तो एलिमिनेशन चेंबर आता नहीं है, तो बस ऑस्ट्रेलिया में से आप एक और शो देखने के लिए रेडी रह सकते हो। हमारे लिए बस थोड़ा ये अलग हो जाता है कि टाइमिंग अलग होती है। कोडी रोड्स ने एक रूल डिस्कस किया जो कि एक्सक्लूसिव है सिर्फ जॉन सीना के लिए। आपने जॉन सीना को एंट्रेंस के टाइम पे तो देखा ही है, वो अपना वो जो टॉवल है जो भी कपड़ा सा है उसको ऐसे करते हैं और उसके बाद वो कैमरा में देख के बात करते हैं। तो कोडी रोड्स ने ये बोला कि जॉन सीना के अलावा और कोई भी बंदा ये चीज़ नहीं कर सकता। वो जो स्टू जो कैमरामैन का नेम है उसको, वो तो मुझे बहुत टाइम के बाद जाके पता चला भाई वो स्टू बोलते थे जॉन सीना, और इतने सारे अलग अलग एंगल जब साथ में लगाया तो भाई वो बंदा कब से कैमरा लेके एंट्रेंस रैंप पर ही WWE के लिए काम कर रहा तब से लेके अब तक। तो ये कोडी रोड्स ने बोला कि जॉन सीना के अलावा ऐसा कर नहीं सकता कोई। बट वैसे थोड़ा थोड़ा नोटिस किया, रोमन रेंज भी कभी कभी बोल देते हैं, कभी कभी गोल्डबर्ग भी बोल देते हैं, बट आई थिंक वो नेम ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं। वो चीज़ अब तक जॉन सीना के पास ही और उनके अलावा कोई कर नहीं सकता है। पता नहीं भाई ये बात मैं क्यों ही बता रहा हूँ, लेकिन रोमन रेंज से जब ये पूछा ना भाई, क्योंकि उनके बाल पता है कि कितने मस्त और कूल लगते हैं जब वो अपनी एंट्रेंस करते हैं और बिल्कुल खुले बालों में एक अलग ही लुक आता है रोमन रेंज का। उनसे पूछा कि तुम्हारे ये इतने बढ़िया बालों का राज क्या है, तो किसी शैम्पू कंडीशनर या किसी भी क्या कहते हैं बालों के तेल की ऑयल की बात नहीं करी उन्होंने। वो कहते हैं यार ये हमारे ट्रेड सीक्रेट्स है, द समोन हैंड ब्रश जो है ना वो ही है जो कि मेरे बालों को इतना तगड़ा बनाता है। तो ये जवाब था रोमन रेंज का। अगर आपके दिमाग में ये डाउट था कि यार रोमन के बाल इतने अच्छे कैसे हैं, तो रीजन है द समोन हैंड ब्रश। अच्छा जी, तो मतलब जिमी एंड जे ऊसो का रियूनियन हो चुका है क्या, जो कि अब तक हमको दिखा तो नहीं है क्योंकि टीवी पे तो अभी तक इतना कुछ खास दिखा नहीं कि जिमी और जे साथ में आ रहे हैं, बस थोड़ा से हंस गए थे साथ में, तो उससे लग रहा है कि भाई दोनों भाई तो एटलीस्ट सेम पेज पर हैं। तो होता ये है कि WWE ने एक ट्वीट किया था, थोड़ा पुराना ट्वीट है, जहां पे वो लिखते हैं कि कौन है ग्रेटेस्ट टैग टीम WWE की हिस्ट्री में। तो उस पर ऊसोस के अकाउंट से ट्वीट आता है जहां पे कोट करते हुए वो लिखते हैं स्टॉप। अब जिमी और जे ऊसो दोनों ही इस ट्विटर अकाउंट को चलाते हैं और यहाँ पे लिखा नहीं है कि ये जे ने लिखा है या फिर जिमी ने लिखा है, क्योंकि यूजुअली जो ट्वीट्स आते हैं ऊसोस के अकाउंट से उसमें लास्ट में लिख दिया होता है कि अगर लगता है कि कोई एक बंदा अपनी बात बोलना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी एक बंदे को मेंशन नहीं किया। तो क्या इस समय ये मान सकते हैं कि ऊसोस तो ऑलरेडी सेम पेज पर आ ही चुके हैं, अब बस ब्लड लाइन का रियूनाइट होना बाकी है, रोमन रेंज का भी साथ में आना बाकी है, क्योंकि इतने टाइम से याद तो नहीं आ रहा कि कभी ऊसोस ने ऐसे मिलकर ट्वीट किया हो, तो शायद है कुछ यहाँ पे कहानी। यार ये वाली चीज बहुत सारे फैंस ने नोटिस करी नहीं है। हमने जेकब फार्टो को रिंग में लड़ते हुए तो बहुत देख लिया है, लेकिन अब तक उन्होंने एक भी सिंगल्स मैच नहीं लड़ा है और जेकब फार्टो ने अब तक सिंगल्स मैच नहीं लड़ा। इस पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो तो उससे ये बात समझ में आती है कि WWE इस फैक्टर को सेव करके रख रही है कि जेकब फार्टो ने अब तक अपना कोई सिंगल्स इंडिविजुअल वाला मैच, 1-on-1 कोई मैच लड़ा नहीं है, ताकि वो जब भी उनका मैच करे वो सिंगल्स वाला तो उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा हाइप और आई बॉल्स को लेके आ पाए। और जब ये चीज दिमाग में आती तो फिर यही आता है यार कि शायद जेकब फार्टो का जो WWE में पहला सिंगल्स मैच हो सकता है वो फिर रोमन रेंज के ही अगेंस्ट है। पहले तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाई रेसलमेनिया के लिए शायद WWE इसको प्लान कर सकती है, लेकिन अब जिस तरीके से स्टोरी चल रही है, मैंने बोला है कई बार कि सोलो सिकोवा ना जेकब फार्टो, ऐसा लगता नहीं कि रेसलमेनिया कैलिबर के अपोनेंट हो सकते हैं रोमन रेंज के लिए। और इसमें सोलो और जेकब की कोई गलती नहीं है, वो रोमन रेंज का स्टेटस ही इतना ऊपर जा चुका है। तो शायद किसी एक स्मैकडाउन के शो के लिए या फिर किसी PLE के लिए बहुत जल्दी जेकब फार्टो का पहला मैच तैयार हो रहा है और आई थिंक ये है अगेंस्ट रोमन रेंज। वो केमिस्ट्री बढ़िया होगी भाई, क्योंकि जो जेकब फार्टो पागल सा टकराता है किसी से तो मस्त लगता है देखने में। रोमन रेंज भी कोई ऐसा आदमी तो है नहीं, तो मजा आएगा इस मैच में। फिर रैंडी ओटन, केविन ओवेंसन, कोडी रोड्स, ये कुछ तो हमको एक ऐसा मिक्स लग रहा है कि WWE यहाँ से कुछ बहुत बढ़िया सा माल मसाला रेसिपी खाना तैयार करने वाली है, कुक करने वाली है। तो केविन ओवेंस को जिस तरीके से स्टोरी में दिखा रहे हैं ऐसे भी एंगल लगाया जा रहा है कि कहीं केविन ओवेंस ही वो तो बंदा नहीं है जो कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएगा। तो देखो ये इसलिए अनरियल लगता है क्योंकि हमको पता है कोडी रोड्स के लिए प्लान्स रेसलमेनिया 40 में ज्यादा बड़े हैं, तो बीच में वो ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन सर्वाइवर सीरीज पॉसिबली वो जगह है जहां पे आपको ये तीनों सुपरस्टार्स एक ट्रिपल थ्रेट मैच में देख सकते हैं, क्योंकि रैंडी ओटन को केविन ओवेंस से प्रॉब्लम है, कोडी रोड्स को भी केविन ओवेंस से प्रॉब्लम है, बट अब क्योंकि तीनों इस तरीके से मिक्स में है कि रैंडी ओटन का भी इनको एक फ्यूचर में हील टर्न तो करना ही है, जिसके टीजर्स वो लगातार देते हैं। तो शायद सर्वाइवर सीरीज वो एक मेजर शो हो सकता है जहां से कुछ बहुत बढ़िया कहानी ये आगे पका सकते हैं रॉयल रंबल के लिए भी। तो अभी ऐसा स्पेकुलेशन में है कि शायद ट्रिपल थ्रेट मैच WWE कर सकती है। मैंने सोचा नहीं था वैसे यार कि केविन ओवेंस के हील टर्न में मैं इंटरेस्टेड होऊंगा, लेकिन जिस तरीके से भाई इन्होंने इसको बिल्कुल रॉ तरीके से दिखाया यहाँ पे तो WWE को मानना पड़ेगा भाई कि जब लगा कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट नहीं है तब भी इतनी बढ़िया कहानी वहां से निकाल दी। 2-3 दिन पहले WWE
ने इस ग्राफिक को निकाला था और भाई इस ग्राफिक में देखो आप WWE के अभी पूरे साल भर के और कितने सारे शोज बाकी है भाई। हम कहाँ कह रहे हैं, मतलब ऐसा लगता ही है कि लाइव इवेंट WWE के कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो भाई कितने सारे शोज अभी इनको पूरे टाइम में 2024 के एंड तक करने हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ भाई ये WWE वाले बंदे जो रेसलर्स हैं यार, कुछ अलग ही ब्रीड के बने हुए हैं वो। अगर आप अभी उस रिंग में एक बार गिरोगे भी ना तो भी पीठ पे बड़ी जोर से लगती है, और तो लिटरली जाके मैचेस दे रहे हैं, फिर प्रोमो सेगमेंट, फिर ट्रैवल कर रहे हैं भाई। कोई बंदा कहता है ना कि मुझे ट्रैवल का शौक है, एक बार वो WWE सुपरस्टार के शेड्यूल में अपने आप को डाल के देख ले भाई, ट्रैवलिंग का सारा बहुत उतर जाएगा उसके दिमाग से, सही बता रहा हूँ। देखो मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पर जारी है, इसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन तो और भी बहुत कुछ है WWE के कंटेंट से रिलेटेड, कि अब ऐसा एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ये चीजें WWE दिखा सकती है, आपको सब बातें पता है। और निक खान ने इस बात को अनाउंस ही कर दिया है कि WWE कुछ डेब्यू करने जा रही है बिहाइंड द सीन डॉक्यूमेंट्री सीरीज, जो कि नेटफ्लिक्स पर होने वाली है। और जब मैं नेटफ्लिक्स पर WWE के कंटेंट की बात करता हूं और कंसिडर करूं जो विंस मैकमैन की भी डॉक्यूमेंट्री आई है, तो हाँ भाई अब बहुत कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा वहां पर। और नेटफ्लिक्स वैसे मैंने इतना ज्यादा कंज्यूम किया नहीं है, जो वेब सीरीज या मूवीज देखता है, फिर पता ही है नेटफ्लिक्स की क्वालिटी कुछ अलग ही लेवल की है अगर सबसे इसको कंपेयर किया जाए। और WWE का बिहाइंड द सीन तो वो मसाला है जिसको देखने में सबसे ज्यादा मजा आता है। बाकी विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री देखी या नहीं देखी है आपने? आई थिंक 20,000 लाइक्स करने वाले हो भाई, बड़ा मस्त सपोर्ट लगा मुझे उसमें। नहीं देखा तो अभी भी आई बटन पे है, देख सकते हो। अब यहाँ से जो मैं बातें बोलने जा रहा हूँ वो आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप ब्लड लाइन की स्टोरी में कोई स्पॉइलर नहीं चाहते। तो स्पॉइलर कुछ ऐसा है कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में जो ब्रॉन ब्रेकर और जे ऊसो का मैच होने वाला है, उसमें जे ऊसो के हाथ से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जा रही है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कनेक्ट करूं अगर मैं आपके लिए डॉट्स, तो सिंपल सी चीज है, जे ऊसो आए थे स्मैकडाउन में और उन्होंने गलत पंगा ले लिया सोलो सिकोवा और उनकी ब्लड लाइन से, क्योंकि डायरेक्ट तक उनका कोई कनेक्शन था नहीं, वो तो जिमी ऊसो लेके आना चाह रहे थे। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने फटेले में टांग अड़ा दी है, जो कि कहा जाए तो ब्लड लाइन का ही फटेला है, तो उसमें तो जे ऊसो को टांग डालनी थी, तो अब इस वजह से वो कॉस्ट करेंगे। पहले तो जे ऊसो को ब्रॉन ब्रेकर के साथ मैच है, तो ब्रॉन ब्रेकर के पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी आ जाएगी, और फिर ये रीजन देगा कि जे ऊसो क्यों रोमन रेंस और जिमी ऊसो के साथ आएंगे, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ फैमिली मैटर नहीं बल्कि उनकी एक पर्सनल अचीवमेंट जो थी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, वो भी जा चुकी है। तो इस बात के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है मंडे नाइट रॉ में। और अगर ऐसा हो रहा है फिर उसके बाद आप स्मैकडाउन में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई कुछ तो ब्लड लाइन से रिलेटेड बहुत तगड़ी चीज हमको दिखने वाली है, पॉसिबली वो चीज जिसका हम फैंस बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको ब्रायन डैनियल्सन का एपिसोड दिख रहा होगा स्पॉटिफाई का, जाके आप देख सकते हो उसे। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।